हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हम पॉलीफेज सप्लाई की हेल्प से कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास कोई मैग्नेट होता है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जब हम सेम मैग्नेट को रोटेट कर देते हैं तो उससे क्या है, हमारे पास एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो कि हमने पहले भी देखा था कि जब हम मैग्नेट को रोटेट करते हैं तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वही क्या है, हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रोटेटिंग मैग्नेट की वजह से हमारे पास ये फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती है किसी मैग्नेट को रोटेट करने के लिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल केसेस होते हैं वहाँ पे हमें क्या है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो उन केसेस में क्या होता है, उन केसेस में हम यूज करते हैं फिर पॉलीफेज सप्लाई का। ठीक है, अब पॉलीफेज सप्लाई हमारे पास कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, तो उसमें क्या है कि जब हम हमारे पास स्टेटर है, उसके ऊपर हम 3 फेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को रैप कर देते हैं, यानी कि लपेट देते हैं। हमारे पास स्टेटर है, उसके ऊपर हमने 3 फेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को वाउंड कर दिया। ठीक है, तो उस सिस्टम को जब हम एक पॉलीफेज सप्लाई देते हैं तो हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, और वो एक सिंक्रोनस यानी कि सेम स्पीड के साथ रोटेट करती है। ठीक है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कि हमारे पास कैसे वो किस सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करती है और क्या उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या है, यहाँ पे एक 3 फेज 2 पोल स्टेटर को कंसीडर कर रखा है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास 3 फेसेस हैं, और यहाँ पे 3 फेज वाइंडिंग्स है, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, 3 फेज 2 पोल स्टेटर। ठीक है, और 3 हमारे पास फेस वाइंडिंग्स है यहाँ पे। ठीक है, जो कि तीनों एक दूसरे से डिस्प्लेस हैं 120 डिग्री के एंगल से, यानी कि इन तीनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, और हमने इन तीनों फेज वाइंडिंग्स को क्या है, 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड कर रखी है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमने इनके टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रखा है एक 3 फेज सप्लाई से। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये जो तीनों फेस वाइंडिंग्स हैं एक 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि सप्लाई की वजह से क्या है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा हमारे पास तीनों फेस वाइंडिंग्स में। अब जब हमारे पास करंट फ्लो करेगा तो क्या है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, अगर हम मानते हैं कि वो साइनोसॉइडल नेचर का है, तो हम क्या है, इन तीनों फेस वाइंडिंग्स की वजह से जो फ्लक्सेस प्रोड्यूस होंगे उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होगी फ्लक्सेस की, मान लेते हैं φ1, φ2 और φ3। ठीक है, तो ये है φm sin थीटा। ठीक है, φm यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स की ड्यू टू एनी फेस, क्योंकि हमें पता है तीनों फेसेस की वजह से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, φm sin थीटा। φ2 हमें पता है 120 डिग्री के एंगल से डिस्प्लेस है, तो φm sin थीटा माइनस 120, और ये फर्दर 120, तो ये हो गया φm sin थीटा माइनस 240 डिग्री। और यहाँ पे φm हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू एनी फेस। ठीक है, जिसकी वैल्यू सेम है फॉर ऑल दी 3 फेसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में हम देख सकते हैं जो φ1, φ2 और φ3 है, यानी कि
तीनों फेस वाइंडिंग की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो तीनों एक दूसरे से डिस्प्लेस हैं 120 डिग्री के एंगल से, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यूज क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, तो φ1, φ2 और φ3 तीनों डिस्प्लेस हैं 120 डिग्री के एंगल के साथ। ठीक है, अब हम इनका देखते हैं वेव फॉर्म्स हमारे पास क्या क्या होंगी अपने तीनों फ्लक्सेस की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है फाई वर्सेस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं φ1, φ2 और φ3। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आया है φ1, फिर φ2 और फिर φ3, और तीनों क्या है 120 डिग्री के फेज डिफरेंस के बाद आ रहे हैं। सबसे पहले आया φ1, फिर 120 डिग्री के एंगल के बाद आया है φ2, और फिर फर्दर 120 डिग्री के एंगल के बाद आया है φ3। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है φm, जो कि φ2 और φ3 इन दोनों के लिए भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो थीटा है उसके 4 इंस्टेंट्स को कंसीडर कर रखा है, 0, 1, 2, 3, जिनके बीच का एंगल गैप है 60 डिग्री का। यानी कि 0 पे हमारा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, 1 पे होगा 60 डिग्री, 2 पे होगा 120 डिग्री, एंड एट लास्ट 3 पे होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 3 फ्लक्सेस प्रोड्यूस हुए हैं जिनका हमने वेव फॉर्म्स देख लिया, उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देख ली, साथ ही उसका फेजर डायग्राम देख लिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास तीनों फेज वाइंडिंग से 3 फ्लक्सेस प्रोड्यूस हुए हैं, ये तीनों ही मिलके क्या है, रोटेटिंग फ्लक्स के इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो रोटेटिंग फ्लक्स का इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही होती है। ठीक है, यानी कि जो रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इन तीनों फ्लक्स की वजह से, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो किस तरीके से कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है और सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करता है, जिसके लिए हम क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर कह सकते हैं रोटेटिंग फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हम फ्लक्स फाई निकालेंगे वो ही हमारे पास क्या है, एक्चुअल में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले अपना फ्लक्स फाई की वैल्यू एट पॉइंट 0। सो एट पॉइंट 0 हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि पॉइंट 0 पे हमारे पास थीटा है 0 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ फ्लक्सेस। ठीक है, तो φ1 क्या है हमारे पास, φm sin थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, तो φm sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। ठीक है, तो φ1 आ गया 0। φ2 की बात करें तो φ2 क्या है, φm sin थीटा माइनस 120 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री, तो 0 माइनस 120 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया φm sin माइनस 120 डिग्री। ठीक है, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं माइनस φm sin 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2, तो ये आ गया हमारे पास माइनस √3/2 φm। ठीक है, φ3 की बात करें तो φ3 क्या है, φm sin 0 माइनस 240 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 है। ठीक है, तो माइनस 240 डिग्री हो जाएगा φm sin माइनस 240 डिग्री, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं माइनस φm sin 240 डिग्री। साइन 240 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस √3/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास √3/2 φm। तो इस तरीके से हमने अपनी तीनों फ्लक्सेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो φ1 की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर हमारे पास हमें पता लग रहा है कि φ1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा उसमें φ1 का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे φ2 और φ3, ठीक है, φ2 और φ3 दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन क्या है, φ2 में हमारे पास नेगेटिव साइन है, यानी कि φ2 जो है वो माइनस ऑफ φ3 के बराबर है, या फिर कह सकते हैं φ3 जो है वो माइनस ऑफ φ2 के बराबर है। ठीक है, अब अगर हम देखें इनका फेजर तो φ1 और φ2
और ये हमारे पास है फाई 3। अब हमें पता है फाई 1 का कंट्रीब्यूशन क्या है, 0 है, तो इसको हमने डैश्ड लाइन से शो कर रखा है। ठीक है, फाई 2 की बात करें तो फाई 2 क्या है, नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, फाई 2 का नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव कैसे लेते हैं हम फेजर में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करके। तो फाई 2 का क्या है, फाई 2 का कंट्रीब्यूशन भी कुछ नहीं है, तो उसको हमने डैश्ड कर दिया, और हमने क्या है यहाँ पे इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके माइनस फाई 2 ड्रॉ कर लिया। अब हमें पता है फाई 3 और माइनस फाई 2 इन दोनों से ही हमें अपना रिजल्टेंट फ्लक्स मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या है यहाँ से ये अपना रिजल्टेंट फ्लक्स निकाल दिया इन दोनों की हेल्प से, और इसके बीच का एंगल आया 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या है, रिजल्टेंट फेजर मिल गया फ्लक्स का, तो हम क्या है रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई आर, यानी कि ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ फाई 3 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ फाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फाई 3 माइनस फाई 2 इंटू कॉस 60। क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको अगर फर्दर सोल्व करें तो ये हो गया फाई 3 का स्क्वायर प्लस फाई 2 का स्क्वायर, माइनस साइन बाहर ले गए, 2 इंटू फाई 3 फाई 2, cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या है फाई 3 और फाई 2 की वैल्यू रखेंगे, तो फाई 3 की वैल्यू √3/2 फाई m स्क्वायर प्लस फाई 2 की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 फाई m का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फाई 3 इंटू फाई 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो गया 3/4 फाई m स्क्वायर, ये हो गया 3/4 फाई m स्क्वायर, साथ ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, प्लस 3/4 फाई m स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 फाई m स्क्वायर। जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट खोलेंगे तो क्या है 3/2 फाई m, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5 m। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास रोटेटिंग फ्लक्स है, या फिर कह सकते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू एट 0 डिग्री यानी कि एट पॉइंट 0 हमारे पास क्या आई 1.5 फाई m। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है उसका फेजर है। ठीक है, अब हम देखते हैं एट पॉइंट 1। ठीक है, सो एट पॉइंट 1, ठीक है, एट पॉइंट 1 हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालेंगे फ्लक्सेस की। ठीक है, तो फाई 1 हमारे पास क्या है फाई m साइन थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री, तो फाई 1 हो गया फाई m साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, तो ये हो गया √3/2 फाई m। ठीक है, फाई 2 फाई m साइन थीटा माइनस 120 डिग्री, थीटा क्या है 60 डिग्री, तो 60 माइनस 120 कितना हो गया माइनस 60 डिग्री। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर लिखें तो माइनस फाई m साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2 फाई m, तो ये आ गया माइनस √3/2 फाई m। फाई 3 की बात करें तो फाई m साइन थीटा माइनस 240 डिग्री, थीटा क्या है 60 डिग्री, तो 60 माइनस 240 माइनस 180 डिग्री, सो फाई m साइन माइनस 180 डिग्री। फर्दर आगे सोल्व करें तो माइनस फाई m साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, तो ये आ गया हमारे पास फाई 3 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हम देखते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या पता लग रहा है फाई 3 हमारे पास 0 है, यानी कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, यानी कि जो हमारे पास रिजल्टेंट फेजर आएगा उसमें क्या है जो फाई 3 का कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो फाई 3 को हमने क्या है यहाँ से डैश्ड कर दिया। ठीक है, और फाई 1 फाई 2 दोनों क्या है इक्वल तो है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन क्या है हमारे पास फाई 2 की डायरेक्शन हमें अपोजिट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव साइन में है। ठीक है, तो फाई 2 यहाँ से हमने डैश्ड कर दिया, इसको आगे एक्सटेंड किया तो माइनस फाई 2, ये हमारे पास फाई 1। ठीक है, यहाँ से हमने अपना रिजल्टेंट फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, निकाल लिया यानी कि, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या है रिजल्टेंट फ्लक्स के लिए फेजर तो देख लिया, लेकिन अब क्या है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा हमारे पास फाई आर स्क्वायर रूट ऑफ
phi1 का स्क्वायर प्लस माइनस phi2 का स्क्वायर प्लस 2 phi1 इंटू माइनस phi2 cos 60 डिग्री। ठीक है, फर्दर आगे सॉल्व करें तो phi1 का स्क्वायर प्लस phi2 का स्क्वायर, माइनस साइन बाहर आ गया तो 2 phi1 phi2 cos 60, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब क्या है, इनकी वैल्यूज रखेंगे, phi1 की वैल्यू रखी, phi2 की वैल्यू रखी। ठीक है, यहाँ से phi1 phi2 दोनों की वैल्यू रख दी, हो गया माइनस माइनस प्लस। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 phi m स्क्वायर, जो कि हमने पहले भी देखा था। ठीक है, ये आ गया 3/2 phi m, यानी कि 1.5 phi m हमारे पास आ गया रिजल्टेंट फ्लक्स, यानी कि जो हमारे पास रोटेटिंग फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है एट पॉइंट 1, यानी कि एट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्या है 1.5 phi m, जो कि हमने क्या है 0 डिग्री पे भी देखी थी। यानी कि जो 0 डिग्री है और 1 डिग्री है, जो 0 डिग्री है और 60 डिग्री है, उन दोनों पे क्या है हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, क्या है 0 डिग्री और 60 डिग्री पे सेम है। ठीक है, हमने एक और बात की थी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करती है, यानी कि सेम स्पीड के साथ रोटेट करती है। ठीक है, इससे पहले जो हमने फेजर देखा था, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास, जो हमारे पास रिजल्टेंट फेजर आ रहा था वो कुछ यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास अब जो रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, यानी कि कह सकते हैं फ्लक्स आ रहा है, वो क्या है अब 60 डिग्री डिस्प्लेस हो चुका है पहले से, यानी कि 0 डिग्री पे यहाँ पे था। अब जब हमने 60 डिग्री का केस कंसीडर किया तो वो 60 डिग्री आगे रोटेट हो गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास 0 डिग्री है और एंगल जो हमारे पास 60 डिग्री है, इन दोनों पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या है 60 डिग्री आगे एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारे पास ये आगे जो मैग्नीट्यूड आता है 2 पे 8.2 और 8.3 वो क्या आता है। ठीक है, और फिर आगे देख रहे होंगे कि कैसे इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और सेम स्पीड के साथ रोटेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8.2। ठीक है, 8.2 हमारे पास रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, तो 8.2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि इनके बीच का जो एंगल गैप है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स की। ठीक है, तो phi m साइन थीटा, थीटा क्या है 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास √3/2 phi m। phi2 क्या है phi m साइन थीटा, थीटा क्या है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री 0, ये हो गया हमारे पास phi2 0। phi3 phi m साइन माइनस 120 डिग्री, जो कि आया है 120 डिग्री माइनस 240 डिग्री से। ठीक है, फर्दर आगे लिखें तो माइनस phi m साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 phi m, तो ये आ गया माइनस √3/2 phi m। तो हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज तो निकाल ली। ठीक है, अब हम देखते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें पता है phi2 का कंट्रीब्यूशन 0 होने वाला है, तो इसको हमने डैश्ड कर दिया। साथ ही phi1 पॉजिटिव होगा और phi3 हमारे पास नेगेटिव होगा, तो इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया और इस तरीके से अपना रिजल्टेंट फेजर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ से रिजल्टेंट फ्लक्स, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ phi1 का स्क्वायर प्लस माइनस phi3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू phi1 माइनस phi3 cos 60। फर्दर सॉल्व करें तो phi1 का स्क्वायर प्लस phi3 का स्क्वायर माइनस 2 phi1 phi3 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे हमने phi1 और phi3 की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो इसको जब हमने कैलकुलेट करा तो आया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 phi m स्क्वायर, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये हो गया 3/2 phi m और यहाँ से वैल्यू आ गई 1.5 phi m। तो हमें पता लग गया जो 8.2 यानी कि एट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, हमारे पास क्या है जो रिजल्टेंट फ्लक्स
फाई आ रहा है, वो फाई आर जो आ रहा है वो क्या है 1.5 m, ठीक है, जो कि हमने देखा था कि 0 डिग्री और हमारे पास 60 डिग्री और 120 डिग्री, इन तीनों पे क्या है हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है फाई, वो आ रही है हमारे पास 1.5 फाई m, ठीक है, ये है हमारे पास 1.5 फाई m, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को देख के हमें ये तो समझ आ रहा है कि हाँ जो हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है या फिर रोटेटिंग फ्लक्स है उसकी वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अब इसकी स्पीड की, यानी कि जो हमने बात की थी कि सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था एट पॉइंट 0 हमारे पास जो रिजल्टेंट फेजर आया था वो कुछ ऐसा आया था, यानी कि यहाँ पे आया था, ठीक है। उसके बाद एट पॉइंट 1 हमारे पास रिजल्टेंट फेजर कहाँ पे आया था, यहाँ पे। अब एट पॉइंट 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे आया, जो कि हमें पता लग रहा है यहाँ से यहाँ पे 60 डिग्री पे रोटेट किया, यहाँ से यहाँ पे 60 डिग्री पे रोटेट किया, यानी कि हमें पता लग गया कि ये सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, जो कि क्या है एंगल है कितना 60 डिग्री का, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे 8.3 निकालेंगे जो कि आपको निकालना है एज अ होमवर्क, ठीक है, तो 8.3 जब हम निकालेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, उसमें भी हमारे पास मैग्नीट्यूड 1.5 m आएगा और एंगल कितना आएगा, यानी कि जो फर्दर रोटेशन होगा वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है 8.3 पे भी वही सेम चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो यहाँ पे हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग फ्लक्स जो आ रहा है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का आ रहा है और एक सिंक्रोनस स्पीड यानी कि 60 डिग्री के एंगल के साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है, जो कि हमने पहले भी बात की थी, जो कि हमने डिफाइन भी किया था कि जो हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का आता है, साथ ही सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड आ रही है यहाँ पे तो एंगल है 60 डिग्री का, लेकिन जो जनरली हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 120 F/P, ठीक है। ये हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड होती है जनरली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, जिसमें F क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड की थी उसकी फ्रीक्वेंसी, और P स्टेटर के पोल यानी कि नंबर ऑफ पोल्स ऑफ स्टेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जब भी हम किसी 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जैसे कि हमें पता है कि बहुत बड़ा था, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में समरी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि पॉलीफेज सप्लाई की हेल्प से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसमें हमने 2 पोल 3 फेज स्टेटर का यूज किया था, ठीक है। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देखी थी फ्लक्सेस की, उसके बाद फेजर डायग्राम देखा था और यहाँ पे वेव फॉर्म्स भी देखे थे अपने तीनों फ्लक्सेस के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है जो हमारे पास एक फैक्ट था कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होगी, सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट की होगी, ठीक है। उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए हमने ये 4 पॉइंट्स को कंसिडर किया, ठीक है, और उन पे क्या है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी, जिससे कि हमें क्या है वो हमारे पास जो फैक्ट था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारे पास हमने क्या है लास्ट में सिंक्रोनस स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला भी देखा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 8.3 पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नोट्स को भी नीचे क्या है देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।